हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे यूनिट 3 की हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यूशन में लेते हुए तो आज हम लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। इससे प्रीवियस जितने भी हमने वीडियो डाले जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था और इसमें हमने सीक्वेंस को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बेसिक्स सीरीज़ का सीख चुके हैं, जिसमें हमने एपी और जीपी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तब हम कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं वो हमने डिस्कस किया है। तो ये जो हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, तो हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था सीरीज़, जहां आपको ये बताया गया था कि सीरीज़ कुछ नहीं जस्ट ए सम ऑफ सीक्वेंस है और हमने इस पे कन्वर्जेंस चेक किए। आज हम इस वीडियो में टाइप 2 लेने जा रही हूँ। टाइप 2 के क्वेश्चंस जब आप अप्लाई करेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए, जब आपके क्वेश्चन में ना तो एपी है ना जीपी है। सिंपल से कहने का मीनिंग है कि जब हमने इससे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन लिए थे, तो थोड़ा यहाँ मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 के अंदर आपको ये बताया गया कि आप यहाँ पर जो लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आप Sn पर अप्लाई करते हैं और Sn शो करता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स तो आप जब ही निकाल सकते हैं जब आपको कोई फॉर्मूला पता हो। तो जब आप किसी सीरीज के अंदर ऐसे निकालने में कैपेबल ही ना हो, आप निकाल ही ना पाए, तब आप क्वेश्चन को टाइप 2 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, मीनिंग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टाइप 2 पर आप ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए जो टाइप 2 ये मैंने डिवाइड किए हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टाइप 1 टाइप 2, जिससे कि स्टूडेंट बहुत इजीली समझ सकें कि इजी एपी और जीपी है तो टाइप 1 से आप काम करें। अब ना तो एपी मिली ना जीपी मिली, तब हम काम कैसे करें? तब हम काम जो करेंगे, हम मैंने जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा है इसी सीक्वेंस में आप भी काम करेंगे। जो भी गिवन क्वेश्चन है पहले चेक करेंगे क्या वहाँ पर पी सीरीज टेस्ट अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट स्टेप, पी सीरीज टेस्ट से स्टार्ट किया। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन पी सीरीज टेस्ट से हो सकता है, देन हम इस टेस्ट को अप्लाई करें। आपको लगता है नहीं पी सीरीज से नहीं हो सकता, तब आप सेकेंड स्टेप पर जाएंगे और सेकेंड स्टेप में अब आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। अब आप देखेंगे क्या क्वेश्चन पे कंपैरिजन लग सकता है। अगर लग सकता है देन वेल एंड गुड, और अगर कंपैरिजन भी अप्लाई ना हो देन अप्लाई रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट से आंसर मिल जाए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, देन वेल एंड गुड। और अगर रेशो टेस्ट से भी आंसर ना मिले, रेशो टेस्ट ही फेल हो जाए, तब आप राबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो ये राबीज टेस्ट है ये जब भी अप्लाई होगा जब आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। और ये जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं इसी सीक्वेंस में आप भी काम करेंगे और यही टेस्ट आपके सिलेबस का पार्ट भी है। तो आज इस वीडियो में मैं जो आपको कराने जा रही हूँ, ये जो आपके दो टेस्ट हैं स्टार्टिंग के, दिस इज पी एंड कंपैरिजन, ये दोनों हम यहाँ पर इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पी सीरीज देखते हैं कि पी सीरीज पर हम काम कैसे करते हैं। तो आते हैं पी सीरीज पर। पी सीरीज के हमारे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं। इनका कोई प्रूफ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। पी सीरीज कहें या हाइपर हार्मोनिक टेस्ट कहें, दोनों का मीनिंग सेम है। एक इनफाइनाइट सीरीज ली जिसका जो फॉर्मेट या जिसका जो पैटर्न है वो है 1/n रेज टू द पावर p। याद रखिएगा ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर है। 1/n रेज टू द पावर p समेशन अप्लाई किया है, जहां 1 से इंफिनिटी ये n की लिमिट है, मीनिंग हम नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक इसमें डाल सकते हैं जैसे हमने डाला। अगर हम n की वैल्यू 1 कह रहे हैं तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म जनरेट हो जाएगी 1/1 रेज टू द पावर p। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, देन सेकेंड टर्म जनरेट हो जाएगी 1/2 रेज टू द पावर p एंड थर्ड टर्म 1/3 रेज टू द पावर p अप टू सो ऑन। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट या इस पैटर्न में गिवन है, तब हम अपने क्वेश्चन को p सीरीज टेस्ट से आंसर कर सकते हैं। अब हमारे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का जो आंसर है वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है इस p पर, इस पावर पर डिपेंड है। अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 है, तब आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। और यही पावर अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तब आप कहेंगे कि ये जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। तो हमारे सारे रिजल्ट बेस किस पर है? 1/n, n के पावर पर। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस पैटर्न में है, देन हमारा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट स्टेप
पी सीरीज टेस्ट से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने ये एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो आपके सामने सीरीज है इसकी nth टर्म क्या होगी, तो जब भी हम किसी सीरीज के nth टर्म की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि nth टर्म लिखने के लिए सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो करती है। अगर हम इसमें न्यूमरेटर देखें तो सभी में न्यूमरेटर 1 है, ये आपके पास आ गया 1 अपॉन। डिनोमिनेटर में देखें तो अंडर रूट है ईच एंड एवरी टर्म पर, और रूट में है फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4 और nth टर्म में n। तो ये इसकी nth टर्म है 1 अपॉन रूट n। तो देखा जाए ये जो सीरीज लिखी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू सो ऑन, आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू समेशन, जहाँ समेशन 1 से स्टार्ट होते हुए अप टू इंफिनिटी जा रहा है, किसका 1 अपॉन अंडर रूट n का, ये आप लिख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो आपके पास सीरीज है, चाहे तो जब भी आप इस चीज को लिखिए तो चेक कर लें, n की वैल्यू 1 डालें तो 1 अपॉन रूट 1 बन जाएगा, n की वैल्यू 2 डालें तो 1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा। तो आप अपने इस आंसर को लिख सकते हैं दिस इज समेशन 1 अपॉन रूट n। अब ये जो समेशन 1 अपॉन रूट n है तो n की पावर आपको क्या मिल गई 1 अपॉन 2, वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो हमारे पास यहाँ जो n की पावर है मीनिंग p की वैल्यू p सीरीज के अकॉर्डिंग क्या मिली, विच इज हाफ। और अभी हमने p सीरीज में रिजल्ट क्या पढ़े कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो हमारा आंसर क्या जाता है कन्वर्जेंट, और यही अगर हमारे पास p ये जो पावर है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो हमारा आंसर क्या जाता है डाइवर्जेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप अपना p चेक कर लीजिए, p आपके पास हाफ एंड हाफ इज लेस देन 1। तो इसका मीनिंग आपके पास जो सीरीज दी गई है उसका नेचर क्या है, नेचर है डाइवर्जेंस। तो ये आपका आंसर आ गया, सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो हमने अपना आंसर किसके अकॉर्डिंग दिया, बाय यूजिंग पी सीरीज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं और इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको सीरीज इस तरह से दे दी जाए 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 16 अप टू सो ऑन, टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए पी सीरीज क्लियर। अब पी सीरीज के बाद हम जो नेक्स्ट टेस्ट लेने जा रहे हैं दिस इज कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट जो हम यहाँ पढ़ते हैं या हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। पॉजिटिव टर्म कह रही हूँ, इसका मीनिंग प्लस का साइन होगा। अब कंपैरिजन कह रहे हैं आप, तो कंपैरिजन तो आप जब भी कर सकते हैं जब आपके पास दो आइटम हो या दो सीरीज हो, जब भी उनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है। तो जब भी हम कंपैरिजन टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ दो सीरीज एग्जिस्ट करनी जरूरी है। अब ये दो सीरीज किस तरह से होंगी, आपके पास दो सीरीज है, फर्स्ट इज समेशन UN और सेकंड इज समेशन BN, B2 पॉजिटिव सीरीज, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन तो एक ही दिया होता है, वहाँ दो सीरीज कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपके पास समेशन UN है ये आपके पास गिवन सीरीज है, मीनिंग गिवन क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन दिया है आप उसका nth टर्म निकाल लें UN और उसके आगे लगा दे समेशन, तो ये आपके पास बनी गिवन सीरीज, मीनिंग जिसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपको चेक करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, तो उस सीरीज को आप लेट करके चलेंगे, दिस इज समेशन UN। अब बात करते हैं दूसरी सीरीज जिसे हमने डिनोट किया है समेशन VN से। इस समेशन VN को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सीरीज, और कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ऑक्सिलरी सीरीज भी पूछ ली जाती है। तो जो समेशन VN है दिस इज ऑक्सिलरी सीरीज, मीनिंग जिसे हम बनाएंगे क्वेश्चन को देखकर। अब इस समेशन VN को हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो हम सीरीज बना रहे हैं ऑक्सिलरी सीरीज, इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें ऑलरेडी पता है। किसकी हेल्प से पता होगा, वो हमें पी सीरीज टेस्ट की हेल्प से पता होगा जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो समेशन वीएन का आंसर हमें पता है कि वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस, और समेशन यूएन का आंसर आपको निकालना है। तो इस तरह से आपके पास दो सीरीज, समेशन यूएन एंड समेशन वीएन। अब कंपैरिजन लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर एक लिमिट अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म, जो आपने सीरीज बनाई उसकी nth टर्म, तो un अपॉन vn पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। और अगर इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट, फिक्स्ड, नॉन जीरो आती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फाइनाइट फिक्स्ड मीनिंग यूनिक लिमिट हो, फाइनाइट फिक्स्ड नॉन जीरो लिमिट आती है, तब आप कहेंगे कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल कब होता है, ये क्या कंडीशन है जब कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है? तो कंडीशन आपके पास क्या है कि लिमिट ऑफ un ओवर vn वेयर n टेंडिंग टू इंफिनिटी शुड बी फाइनाइट फिक्स्ड एंड नॉन जीरो। अगर ये लिमिट मिलती है तभी ये कंपैरिजन टेस्ट से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको लिमिट नहीं मिलती फाइनाइट फिक्स्ड नॉन जीरो तो उस क्वेश्चन पर कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब चलिए मान लिया आपको लिमिट मिल गई फाइनाइट फिक्स्ड नॉन जीरो, टेस्ट भी एप्लीकेबल हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है या आपका कंक्लूजन क्या होगा? तो लास्ट में अब आपको बस अपना आंसर लिखना है, मतलब कंक्लूजन, जिसे मैंने नाम दिया कंक्लूजन, कि लास्ट में आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे। अब आंसर जितने भी हैं वो आपके वीएन पर डिपेंड करेंगे। ये वीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी जो आप बना रहे हैं, जिसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपको पता है। अगर समेशन वीएन कन्वर्जेंट है, अगर आपने ऑक्सिलरी सीरीज ऐसी बनाई है जो कन्वर्जेंट है, तो गिवन क्वेश्चन का आंसर मीनिंग समेशन यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर समेशन वीएन डाइवर्जेंट है तो समेशन यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। ये आपका फाइनल कंक्लूजन होगा अगर ये टेस्ट अप्लाई होता है। तो समेशन यूएन और वीएन साइमल्टेनियसली कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं, तो हमारे सारे आंसर ऑक्सिलरी सीरीज के आंसर पर डिपेंड हैं। तो चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले आपको वीएन बनाना सिखा रही हूँ, मीनिंग ऑक्सिलरी सीरीज कैसे फाइंड आउट करें, हाउ टू फाइंड वीएन। यहाँ हम बना रहे हैं ऑक्सिलरी सीरीज, और ऑक्सिलरी सीरीज हमने यहाँ रिप्रेजेंट की है समेशन वीएन, जिसकी nth टर्म हम कैसे लिखें, मीनिंग वीएन हम कैसे लिखें। अब हमारे पास जो वीएन है वो डिपेंड करेगा गिवन क्वेश्चन पर। अब ये जो आपके पास समेशन यूएन गिवन क्वेश्चन होगा ही होगा, समेशन के आगे यहाँ यूएन की कुछ वैल्यू लिखी होगी। अब मैंने लेट कर लिया कि आपके पास यूएन कुछ इस तरह से लिखा है, मान लेते हैं दिस इज ए नॉट n रेज टू द पावर p a1 n रेज टू द पावर p minus 1 a2 n रेज टू द पावर p minus 2 अप टू सो ऑन। ये तो न्यूमरेटर है। अब मान लेते हैं डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा रखा है b नॉट n रेज टू द पावर q, b1 n रेज टू द पावर q minus 1 एंड b2 n रेज टू द पावर q minus 2 अप टू सो ऑन। तो देखिए मैंने एक फॉर्मेट यहाँ लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसके अंदर n की हाईएस्ट पावर क्या है। तो हाईएस्ट पावर n की क्या है, n रेज टू द पावर p। तो जब भी आप vn बनाएं आपको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n के हाईएस्ट पावर पर ही काम करना है, बाकी सब आप नेग्लेक्ट करेंगे, सब आप छोड़ेंगे। सिर्फ n की हाईएस्ट पावर, हमें नहीं पता n की हाईएस्ट पावर है जो n की पावर p है, इसके साथ a नॉट मल्टीप्लाई है, कुछ भी रखा हो, आप सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ अपने न्यूमरेटर से n की हाईएस्ट पावर को निकाल लें। तो यहाँ मेरे न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर है p, ये आपने लिख लिया, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में सर्च करिए n की हाईएस्ट पावर, ये आपके पास है q, क्योंकि बाकी पावर देखिए डिक्रीज हो रही है। इतना आपने काम किया। अभी आपको एक चीज बताई कि ये जो वीएन है इसका कन्वर्जेंस होना या इसका डाइवर्जेंस होना, ये हमारा डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है हमारा पी सीरीज पर। और अभी हमने पी सीरीज क्या पढ़ी, हमने पी सीरीज पढ़ी है, इसका फॉर्मेट होता है समेशन 1 अपॉन n रेज टू द पावर p, जिसके आंसर्स हमारे p पर डिपेंड है। तो अब मेरे पास n की पावर p अपॉन n की पावर q है, तो इस टर्म को आप यहाँ ट्रांसफर करें,
और ये आप इसी फॉर्मेट में लिख लें जैसे पी सीरीज में लिखा होता है 1/n रेज टू द पावर q माइनस p। तो इसका मीनिंग आपने ऑक्सिलरी सीरीज क्या बनाई, समेशन bn, और समेशन bn अब आपके पास है समेशन 1/n रेज टू द पावर q माइनस p। अब आपको इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता है, ये सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब ये कन्वर्जेंट कब होगी, अगर आपके पास ये जो पावर है, जो आपने n की पावर लिखी है q माइनस p, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गई तो कन्वर्जेंट। और अगर ये n की पावर, जितनी भी पावर आपके पास क्वेश्चन में बन जाए, अगर ये पावर लेस देन इक्वल्स टू 1 आपको नजर आ रही हो, तब आपने जो ऑक्सिलरी सीरीज बनाई है वो डाइवर्जेंट। तो सिंपल सा ऑक्सिलरी सीरीज बनाने का फंडामेंटल, न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर से n की हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर से n की हाईएस्ट पावर निकालो और उसे 1 अपॉन समथिंग बना लो। अब n की कुछ ना कुछ पावर तो होगी 1 अपॉन में। अब n की पावर देख लो, अगर पावर ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट बोल दो, और अगर पावर लेस देन इक्वल्स टू 1 तो उसे डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। ये आपके पास ऑक्सिलरी सीरीज बनाने का तरीका। तो चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, ये और फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया जहाँ पर हमें टेस्ट करना है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस फॉर सीरीज ऑफ 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7। तो जब भी हम काम करते हैं, अब देखिए ये पी सीरीज तो नहीं है क्योंकि पी सीरीज में n की पावर आती है, यहाँ ऐसा कोई आपको नजर नहीं आ रहा। तो काम हम किससे करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट के लिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन को देखकर un लिखिए कि un क्या है। अब इस सीरीज के अंदर एक पैटर्न फॉलो हुआ कि फर्स्ट टर्म है 1/1, न्यूमरेटर में सारे टर्म 1 है तो 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 3 5 7, इसे अलग से लिख लिया कि ये आपके पास एक पैटर्न फॉलो हुआ 1 3 5 7। ये क्या है, ये है AP, जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 2। तो इस AP का आपने nth टर्म फाइंड आउट किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2, तो ये आपके पास आ गया 2n माइनस 1। तो आपके पास इसकी अनदर टर्म आ गई 2n माइनस 1। ये आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग un की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको इसे देखकर ऑक्सिलरी सीरीज लिखनी है क्योंकि हम कंपैरिजन लगाने जा रहे हैं। सो ऑक्सिलरी सीरीज के लिए हमें रिक्वायर्ड है Vn। अब Vn कैसे लें, न्यूमरेटर, यहाँ तो n है ही नहीं, एज इट इज 1 का 1। डिनोमिनेटर में है 2n माइनस 1, तो n की हाईएस्ट पावर क्या है 1, सो 1 अपॉन n। ये आपने बना ली ऑक्सिलरी सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग Vn। अब इसका रिजल्ट साथ साथ आप ब्रैकेट में साथ साथ लिखते चलो क्योंकि आपका रिजल्ट तो सारा ही ऑक्सिलरी पर डिपेंड है। अब आपके पास पी सीरीज के अकॉर्डिंग समेशन Vn, ये आपके पास ऑक्सिलरी सीरीज है, और आपके क्वेश्चन में अब समेशन Vn क्या है, आपने बनाया 1 अपॉन n। अब n की पावर कितनी है 1, इसका मीनिंग ये जो पावर है वो 1 है, p इक्वल्स टू 1। और अगर ये पावर 1 है तो इस सीरीज का नेचर कैसा है, इस सीरीज का नेचर है डाइवर्जेंट। इसका मीनिंग आपने जो ऑक्सिलरी सीरीज बनाई वो सीरीज डाइवर्जेंट नेचर की है, और ये रिजल्ट हमने किसकी हेल्प से लिखा है, बाय यूजिंग पी सीरीज। तो जब भी आप ऑक्सिलरी सीरीज बनाए ब्रैकेट में अपने रिजल्ट साथ के साथ लिख लें, जिससे आपको याद रहे कि हमने जो ऑक्सिलरी सीरीज बनाई है उसका नेचर डाइवर्जेंट है। अब आपने दो सीरीज बना ली, अब हम करते हैं इनका कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए आपको चाहिए लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन bn। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट करी लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्वेश्चन में un की वैल्यू है 1 अपॉन 2n माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे Vn से, तो Vn है 1 अपॉन n। आपको इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। अगर नॉर्मली देखिए n को हम इन्फिनिटी से रिप्लेस करें तो ये फॉर्मेट बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मीनिंग आप यहाँ पर इस तरह से लिमिट नहीं निकाल सकते। तो लिमिट हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी निकाली थी। तो निकालने का तरीका, मैं यहाँ से n को कॉमन ले रही हूँ, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n आपने यहाँ से कॉमन लिया तो ये फैक्टर बन गया 2 माइनस 1 अपॉन n। अब देखेंगे आप n से n कैंसिल आउट हो गया, देन n रिप्लेस बाय इन्फिनिटी, तो ये आपके पास बनता है 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी।
और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू दिस इज 0, तो आपके पास ये लिमिट आ गई 1 अपॉन 2। अब आपको यहाँ पर लिमिट un अपॉन vn ये आपको मिल जाती है 1 अपॉन 2। तो अब आप देखेंगे क्या ये टेस्ट एप्लीकेबल है। तो लिमिट आपको मिली un अपॉन vn, दिस इज हाफ, वेयर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये टेस्ट एप्लीकेबल कब है? इफ लिमिट इज फाइनाइट, फिक्स्ड एंड नॉन जीरो, तो हाफ तो फाइनाइट नंबर है, लिमिट यूनिक भी आई है, फाइनाइट है, फिक्स्ड है, नॉन जीरो भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब आप कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल। और अगर टेस्ट इज एप्लीकेबल है, अब तो बस आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आंसर आप कैसे देंगे? बाय पी सीरीज। बस ऑक्सिलरी सीरीज का तो आंसर यहाँ लिख ही दिया था, एज इट इज लिख लें। बाय पी सीरीज समेशन वी एन जो आपने बनाया, समेशन 1 अपॉन n इज डाइवर्जेंट। सो दिस इंप्लाइज दैट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये आपके पास फाइनल कंक्लूजन आ गया। इसीलिए यहाँ कहा था कि ब्रैकेट में जब भी कंपैरिजन करें तो इसका कंक्लूजन लिख लें, आपको पता रहता है लास्ट में आंसर आपका क्या आना है। तो इस तरीके से आपने कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया। एक एग्जांपल नेक्स्ट और लेने जा रहे हैं इसी पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ लिया है, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है। तो आपके पास जो पैटर्न है 1 अपॉन 1 2 3, 3 अपॉन 2 3 4, 5 अपॉन 3 4 5। अगर मैं इसके बाद वाली आपसे टर्म पूछूं तो आई थिंक आप इस पैटर्न को पहचान पा रहे हैं। ऊपर रखा है 1 3 5, नीचे का अगर पैटर्न देखें तो 1 2 3, देन 2 3 4, देन 3 4 5, नेक्स्ट आएगा 4 5 6। तो ये एक पैटर्न है। इसी पैटर्न को देखते हुए अब हम क्या करेंगे, हम इसकी nth टर्म लिखते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर का पैटर्न लिख लेते हैं। पैटर्न है 1 3 5, आप भी इसी तरह से लिखकर काम करेंगे। न्यूमरेटर में 1 3 5 का पैटर्न, डिफरेंस इज 2, इससे AP। तो इसका nth टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया, A का मीनिंग 1, n माइनस 1 इंटू D इज 2, तो वैल्यू आपको मिल गई 2n माइनस 1। तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग nth टर्म में जो न्यूमरेटर बना वो है 2n माइनस 1। अब हम चलते हैं न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर का पैटर्न देखेंगे। और ये काम करने का एक तरीका कि जब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका ये फर्स्ट एलिमेंट मैंने सर्किल किया 1। अब नेक्स्ट में सेकेंड टर्म का ये फर्स्ट एलिमेंट सर्किल किया 2, और नेक्स्ट थर्ड टर्म का ये फर्स्ट एलिमेंट सर्किल किया। तो ये जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ये पैटर्न है 1 2 3। 1 2 3 मीनिंग अगर मैं इसे देखूँ तो इसकी nth टर्म क्या होगी, n होगी, 1 2 3 4। तो nth टर्म इसकी यहाँ पर बनती है, दिस इज n। अब हम इसके बाद देखते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है। नेक्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म की जो सेकेंड टर्म है वो है 2, अंडरलाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 4। तो ये जो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 2 3 4। ये भी फिर से AP है जिसके बीच का डिफरेंस आपके पास है 1। इसका nth निकालते हैं। nth का मीनिंग A इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज 1। तो ये वैल्यू आपको मिल गई n प्लस 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू आपको मिल जाती है, दिस इज n प्लस 1। अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बन रही है, नेक्स्ट टर्म है दिस इज 3 4 5। तो ये जो पैटर्न है ये है 3 4 5 का पैटर्न। और अगर इसकी nth देखें तो A इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज 1। तो वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, दिस इज n प्लस 2। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई, दिस इज n प्लस 2। तो ये सिंपल सा पैटर्न था, लेकिन तरीका मैंने आपको सिखा दिया। 1 बाय 1 मैंने टर्म्स लिखी हैं, पैटर्न लिखा है और उसके बाद लिखा है। हो सकता है यहाँ तो 1 2 3 हो, कुछ और भी नंबर हो सकता है। तो काम लिख कर करिएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। अब इसको देखकर हम ऑक्सिलरी सीरीज बनाते हैं, और ऑक्सिलरी सीरीज की nth टर्म जिसे हम शो करते हैं Vn। अब हमें सिर्फ n की हाईएस्ट पावर पर ही फोकस करना है, बाकी हमें कुछ नहीं देखना। न्यूमरेटर 2n माइनस 1, तो n की हाईएस्ट पावर इज 1 n। डिनोमिनेटर n की हाईएस्ट पावर, अगर मैं तीनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दूं तो n की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, 3। तो n की हाईएस्ट पावर इज n क्यूब। तो आपने इसे p सीरीज के अकॉर्डिंग लिख लिया 1 अपॉन n स्क्वायर।
ये आपने पी सीरीज के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी सीरीज बना ली और इसका रिजल्ट अब हम पी सीरीज के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो ये सीरीज का रिजल्ट हम अपना ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी सीरीज समेशन वी एन, अब इस क्वेश्चन में हमने वी एन बनाया 1/n², और अब यहाँ पर n की पावर आपने देखी 2, इसका मीनिंग ये जो पावर है वो 2 है और 2 ग्रेटर देन 1 है। तो अगर पावर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज का नेचर क्या है? सीरीज का नेचर है कन्वर्जेंट बाय यूजिंग पी सीरीज। आपने इतना रिजल्ट अपना लिख कर रखा। अब आपको सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट यहाँ अप्लाई करना है। तो टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपने लिया लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन vn। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग un और vn पुट कर लो, लिमिट निकाल लो। तो यहाँ पर हमने un की वैल्यू पुट करी, दिस इज 2n-1 अपॉन n +1 एंड n+2। ये वैल्यू आपके पास आ गई un। अब इस un को डिवाइड करो vn के साथ। vn आपके पास है 1/n², ये आपके पास दिस। अब आप यहाँ पर लिमिट निकाल रहे हैं, फिर से आप देखेंगे डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। और काम करने का वही तरीका कि मैं निकाल रही हूँ n को कॉमन न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, और उसके बाद लिमिट का आंसर लिखेंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस फैक्टर से मैंने n कॉमन लिया, ये n कॉमन लेते ही 2 - 1/n में कन्वर्ट, और ये आपके पास रखा n² डिवाइडेड बाय n एज इट इज। n+1 फैक्टर से भी मैंने n कॉमन निकाल दिया है, तो 1 + 1/n ये रहा, और n+2 के फैक्टर से भी n को कॉमन निकाल दिया, तो 1 + 2/n ये रहा। अब आप देखेंगे n और n ये सब कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग पार्ट जो बचा इसके अंदर आप लिमिट पुट कर दें। सो 2 - 1/∞, 0, 1 + 1/∞, एंड 1 + 2/∞। तो कितना आंसर आपको मिल गया? दिस इज 2। और ये 2 आपके पास कैसी लिमिट है? ये लिमिट है फाइनाइट, फिक्स्ड एंड नॉन जीरो। और अगर ये फाइनाइट, फिक्स्ड, नॉन जीरो है, इसका मीनिंग टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो बस अब आपको अपना कंक्लूजन लिखना है, टेस्ट एप्लीकेबल है, और हमारे सारे कंक्लूजन किस पर डिपेंड है? वीएन पर डिपेंड है। तो ये आपने दिस टेस्ट एप्लीकेबल है, और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अब आप लिख सकते हैं, अब आपको समझ ही आ गया। सो बाय पी सीरीज समेशन Vn जो आपने बनाया है, ये आपने बनाया है 1/n² is convergent. This implies that summation un is also convergent. ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसी पैटर्न पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इस फॉर्मेट में। आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। √3/1 × 2, √5/3 × 4, √7/5 × 6। क्वेश्चन आप खुद से कंप्लीट करेंगे। आपको मैं un बता देती हूँ, vn आप निकालें, और आपका जो भी आंसर हो मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो चलिए, जब हम यहाँ un लिखते हैं, un में सबसे पहले न्यूमरेटर का पैटर्न फॉलो करें। तो देखिए ईच एंड एवरी टर्म पर रूट है, रूट अप्लाई किया। अब रूट के अंदर जो नंबर है वो नंबर है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं 3, 5, 7 AP। इस AP का nth टर्म निकाला a + n - 1 × d, d is 2। तो ये आपके पास आ गया 2n + 1, तो √2n + 1। डिनोमिनेटर पर जाते हैं, जिस तरह से भी काम करना सिखाया। 1 फर्स्ट वाली टर्म सर्किल कर रहा है 1, 3, 5। इस पैटर्न को फिर से अलग से लिखा, दिस इज 1, 3, 5, और इसके अंदर टर्म निकाल ली 1 + n - 1 × d, d is 2। तो वैल्यू आ गई, दिस इज 2n - 1। ये आपके पास आया 2n - 1। अब सेकेंड टर्म पर है, अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस इज 2, 4, 6। इस पैटर्न को आपने लिख लिया 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। इसकी nth टर्म निकाल लो, ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2n। ये आपने लिखा 2n। तो ये तो आपके पास बनेगा un, और un को देखकर आप बनाएंगे vn, मीनिंग ऑक्सिलरी। अब इस ऑक्सिलरी के अंदर आपको सिर्फ n की हाईएस्ट पावर देखनी है, इसलिए अंडर रूट का क्वेश्चन लिया है। न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर हाफ, n raised to the power हाफ, अपॉन
डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लो तो n की हाईएस्ट पावर इज 2। p सीरीज के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया 1 अपॉन n रेज टू द पावर 3/2। अब आगे क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि ये जो आपने p सीरीज यहाँ बनाई कैसी है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, क्योंकि आपके आंसर इसी p सीरीज पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और कंसिडर करने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी टाइप के आपके कंपैरिजन में एग्जाम्पल हैं यहाँ पर सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में आपको चेक करना है कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब इसका कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले इसमें रिक्वायर्ड है इसकी nth टर्म। तो इसकी nth टर्म कैसे निकाली जाए, एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। nth टर्म निकालने के लिए हमेशा हमें पैटर्न देखना है un। अब जो आपको इसमें पैटर्न नजर आ रहा है, आप इस 1 को लिख सकते हैं, दिस इज 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, नेक्स्ट टर्म आएगी 4 की पावर 4। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है न्यूमरेटर में, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। ये पैटर्न सेकेंड टर्म से फॉलो हुआ। डिनोमिनेटर में अगर देखें 2 स्क्वायर, 3 लिखा है तो 3 क्यूब, 4 लिखा है देन 4 की पावर 4, नेक्स्ट टर्म पर जाओ तो 5 की पावर 5। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जितना भी पैटर्न है मुझे सेकेंड टर्म से तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे फर्स्ट टर्म इस पैटर्न में नजर नहीं आ रही। तो हम यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल याद रखें जब भी हम काम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे करते हैं, कि अगर हम किसी सीरीज के अंदर कुछ टर्म्स का एडिशन कर दें या कुछ टर्म्स को सीरीज से हटा दें तो हमारे आंसर पर, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो हम चेक कर रहे हैं, हमारे आंसर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो कुछ टर्म्स के एडिशन से या कुछ टर्म्स के डिलीशन से आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लीव कर रहे हैं। तो काम करने से पहले आप लिखेंगे लिविंग फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये मेरे पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, लिविंग फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास जो पैटर्न बनता है वो सेकेंड टर्म से बनता है, और पैटर्न क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। तो 1 2 3 4 मीनिंग n की पावर n अपॉन, डिनोमिनेटर में देखें तो ये डिनोमिनेटर स्टार्ट है 2 3 4, 2 3 4, सबसे पहले 2 3 4, इसकी nth टर्म, तो इसकी nth टर्म आ गई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 मीनिंग n प्लस 1। 2 3 4 चल रहा है तो 2 3 4 मीनिंग n प्लस 1। अगर 2 है तो 2 की पावर 2, 3 है तो 3 की पावर 3, n प्लस 1 है तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। दिस इज un। अब un को देखने के बाद आपको लिखना है vn। अब vn कुछ भी नहीं, जस्ट आपको चेक करना है हाईएस्ट पावर। न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर n की पावर n, डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर n प्लस 1, n की पावर n प्लस 1, बचा कितना 1 अपॉन n। ये बन गई ऑक्सिलरी सीरीज। इसका रिजल्ट ले लिया आपने, समेशन vn आपने बनाया समेशन 1 अपॉन n, और यहाँ पर अब n की पावर 1 है सो पावर आपको 1 मिली, और अगर ये पावर 1 है तो सीरीज का नेचर p सीरीज के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट। तो ये नेचर आपको मिल जाता है डाइवर्जेंट। अब अगर ये नेचर डाइवर्जेंट है तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में चेक कर सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में आप लेंगे कंपैरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट में आपको चाहिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन bn। तो चलिए अप्लाई करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un n रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय bn, सो 1 अपॉन n। लिमिट डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं होगी, सबसे पहले हम n कॉमन लेते हैं और इसे कैंसिल आउट करते हैं, जो भी टर्म कैंसिल आउट हो सके, n रेज टू द पावर n इंटू n अपॉन, आपने इस ब्रैकेट से n कॉमन लिया तो n की पावर n प्लस 1 कॉमन आएगा, n की पावर n प्लस 1 कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1। आप देखेंगे
ये सारी पावर इसके साथ कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग टर्म बची है उस पर आपको लिमिट लगानी है। तो रिमेनिंग टर्म जो बचती है इस पर लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे रही है। ये आपके पास बचता है 1/1 प्लस 1/n की पावर n+1। अब n को अगर मैं इन्फिनिटी से रिप्लेस करूं तो यहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी जाता है और ये आपको आंसर यहाँ से नहीं मिलता। तो देखिए काम करने का क्या तरीका होगा लिमिट निकालने का। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/, इस फैक्टर को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं 1 + 1/n रेज टू द पावर n और 1 + 1/n हमने ब्रेक कर लिया। अब हमने कुछ बेसिक्स लिमिट्स के पढ़े हैं, जैसे पहले आपने लिमिट जहाँ निकालनी सीखी होंगी वहाँ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम निकालते थे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बस वही रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं, चाहे तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। 1 + x/n रेज टू द पावर n। देखिए ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है और जो इसका फॉर्म है वो है 1 + x/n की पावर n। अब इस लिमिट की वैल्यू आती है e रेज टू द पावर x। ये जो रखा है दिस x e रेज टू द पावर x। अब इस लिमिट को आप अपने क्वेश्चन पर लगाइए 1 + 1/n, यहाँ x की जगह 1 रखा है, दिस इज 1 की पावर n। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी बनी e की पावर x और x की जगह 1 रखा है तो लिमिट आ गई 1/e। सेकेंड पार्ट पर लिमिट अगर हम लगाएं सेकेंड फैक्टर पर तो 1/∞, तो 1/∞ तो बन गया 0, बचा कितना 1। तो आपके पास इस क्वेश्चन की लिमिट आ गई 1/e। ये आपके पास लिमिट आ जाती है 1/e। और अगर ये लिमिट 1/e आपके पास आती है तो लिमिट कैसी है, ये लिमिट है फाइनाइट, फिक्स्ड एंड नॉन जीरो। इसका मीनिंग टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो अब आप अपना आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे पी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट, जैसे अभी आपको आंसर लिखना सिखाया भी है। बाय कंपैरिजन टेस्ट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है समेशन un इज, क्या होगा समेशन un, कैसी है पी सीरीज या कैसा है ऑक्सिलरी सीरीज, ये लिखा डाइवर्जेंट। तो क्या लिख ले फाइनल आंसर, फाइनल आंसर समेशन un इज डाइवर्जेंट। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इन क्वेश्चन से कि आपको कंपैरिजन टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। सो आई थिंक ये लेक्चर क्लियर होगा पी सीरीज एंड कंपैरिजन। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसी यूनिट 3 की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, तो हमने जो यूनिट ली है यूनिट 3 है, और इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने सीक्वेंस और सीरीज़ कवर की है। और आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पी सीरीज़ और कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, और आज इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट आगे के टेस्ट कंसीडर करने जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सीरीज़ क्या है। ये सीरीज़ हमारे पास होता है सम ऑफ सीक्वेंस, और इसमें हम ऑलरेडी 2 तरह के क्वेश्चंस पर काम कर चुके हैं, जिसमें हमने कन्वर्जेंस चेक करना सीखा था। और कन्वर्जेंस में मैंने अपने क्वेश्चंस को 2 टाइप में डिवाइड किया था, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 मैंने लेक्चर नंबर 2 में डाला है जिसमें AP और GP है, और टाइप 2 के अंदर मैंने अपने वीडियो को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इससे लास्ट में मैंने पी सीरीज कंप्लीट की और साथ में कंप्लीट किया है, ये आपका कंप्लीट हो चुका पी सीरीज, और कंपैरिजन टेस्ट कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, कि हम रेशो टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं। रेशो टेस्ट आप वहीं पर अप्लाई करेंगे जहां आपको लगे आपका क्वेश्चन ना तो पी सीरीज से कंप्लीट हो सकता है ना ही कंपैरिजन से हो सकता है, तब आप रेशो टेस्ट को अप्लाई करेंगे।
कंपैरिजन टेस्ट और रेशियो टेस्ट में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन टेस्ट वहीं लगेगा जहां पर आप ऑक्सिलरी सीरीज बना सकें। और अगर आपको लगता है आप अपने क्वेश्चन में ऑक्सिलरी सीरीज नहीं बना पा रहे हैं, तब आप क्वेश्चन को रेशियो टेस्ट से अप्लाई करना। और कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें टेस्ट स्पेसिफाई होकर आते हैं, तब आपको वहां सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो देखिए डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी हमारा कन्वर्जेंस चेक करने के लिए है, और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज आपके सिलेबस में है, इसलिए ये पॉजिटिव टर्म सीरीज पर एप्लीकेबल है। और यहाँ पर जो आपको गिवन सीरीज है, जिसे हम हमेशा डिनोट करते हैं समेशन यूएन से, अब आपको क्या करना है, रेशो फॉर्म करना है। नाम से क्लियर है रेशो। तो रेशो किसकी बनाएंगे, यूएन और यूएन प्लस वन। यूएन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, यूएन रिप्रेजेंट करता है nth टर्म। अब ये nth टर्म किसकी है, nth टर्म ऑफ सीरीज, जो आपको गिवन सीरीज होगी उसकी nth टर्म निकाल लें, un प्लस वन, मीनिंग उसके नेक्स्ट वाली टर्म आप फाइंड आउट कर लें un प्लस वन। तो जब आपके पास nth है और nth से आप n प्लस वन पर जा रहे हैं, तो बहुत से क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, n इज रिप्लेस बाय n प्लस वन, आपको un प्लस वन ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, अब आपने एक रेशो फॉर्म की, तो नेक्स्ट स्टेप में आप अपना एक रेशो सिंप्लीफाई करें, un अपॉन un प्लस वन। पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें कि देख लें कौन सी टर्म कैंसिल हो सकती है, क्या बचा। अब जो आपके पास un ओवर un प्लस वन की टर्म बची, जो रेशो बचा, उस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। जैसे ही आप इस पर लिमिट लेंगे, आपका लिमिट का कोई ना कोई आंसर मिलेगा। अब हमारे आंसर इस लिमिट पर डिपेंड है कि अगर हमारी ये लिमिट ग्रेटर देन वन आ जाए तो हमारा आंसर कन्वर्जेंट, और यही लिमिट अगर लेस देन वन आ जाए देन हमारा आंसर डाइवर्जेंट, और अगर हमें किसी क्वेश्चन में लिमिट वन मिल जाए तो हमारा टेस्ट फेल। मीनिंग आप उस क्वेश्चन में अब रेशो टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद होगा जब हमने इससे प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था, तो मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि हमें किस प्रायोरिटी पर अपने टेस्ट अप्लाई करने हैं। तो जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो क्वेश्चन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तब यही क्वेश्चन ट्रांसफर हो जाएगा राबेस टेस्ट पर। तो जब रेशियो टेस्ट फेल, तब आप इस टेस्ट को अप्लाई कर ले, मीनिंग अब क्वेश्चन रेशियो टेस्ट से नहीं हो सकता। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, हमें काम कैसे करना है इन क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस आपको यूएन की वैल्यू करेक्ट लिखनी है, इसके बाद आपको ये आंसर्स एकदम करेक्ट आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया, और फर्स्ट एग्जाम्पल में जब भी आप काम करें इस तरह के एग्जाम्पल में, तो हम हमेशा एक पैटर्न को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या पैटर्न फॉलो करता है, क्योंकि यही पैटर्न देख के आपको अनदर टर्म लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर देखें, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, मीनिंग 2 रेज टू द पावर कुछ है। अब ये पावर्स क्या है, पावर में एक पैटर्न फॉलो हुआ, फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, अप टू सो ऑन। तो nth टर्म में ये पावर क्या बनेगी, 2 रेज टू द पावर n अपॉन, अब डिनोमिनेटर का देखते हैं, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, मीनिंग समथिंग स्क्वायर जा रहा है, किसी की पावर। अब ये किसकी पावर स्क्वायर जा रहा है, 1 2 3, इसका मीनिंग अप टू n। तो ये आपके पास बनता है n स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास पैटर्न देख के आपने लिख लिया un। अब इस un की हेल्प से आपको लिखना है un प्लस वन। तो un प्लस वन लिखने के लिए सिंपली आप यहाँ क्या कर सकते हैं, n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दें, तो आपको un प्लस वन मिल जाएगा, 2 रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ये आपने क्वेश्चन को देख के फाइंड आउट किया un एंड un प्लस वन। अब आप अपने क्वेश्चन में रेशो फॉर्म कर रहे हैं। अब ये रेशो क्या है, रेशो है un अपॉन un प्लस वन की रेशो। तो हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू पुट कर दी, 2 रेज टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन इंटू, और un प्लस वन की वैल्यू 2 रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 2 रेज टू द पावर n से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास रिमेनिंग में बचेगा अपॉन में 2। ऊपर रखा है आपके पास n प्लस वन का होल स्क्वायर, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, n स्क्वायर प्लस वन प्लस 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचा 2, और एक आपके पास फैक्टर है n स्क्वायर प्लस वन।
इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने जो भी रेशो फॉर्म किया है उस रेशो पर आप क्या अप्लाई करेंगे, आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आपने वैल्यू पुट कर दी अपना n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहाँ देखिए लिमिट डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो फॉर्म बनती है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपने एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 बाय एन प्लस 2 बाय एन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, फिर से एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप देखेंगे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसमें अपनी लिमिट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इन्फिनिटी रिप्लेस किया तो ये आपके पास रह गया 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये वैल्यू बची 1 और अपॉन में 2। अब ये 1/2 हमें क्या देखना है कि जो हमारी लिमिट आई उस पर तीन केस हैं कि अगर लिमिट लेस देन 1 है तो आपका आंसर डाइवर्जेंट, और अगर आपको लिमिट ग्रेटर देन 1 मिलती है तो आपका आंसर कन्वर्जेंट, और अगर यही लिमिट आपको 1 मिलती है तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट होता है फेल। तो 1/2 इज लेस देन 1, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा आंसर आता है दिस इज सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो देखिए हमने कितने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं और आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं इसी का। देखिए यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज किया है, दोनों टाइप के आपको एग्जाम्पल इसीलिए बता देने ज़रूरी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज बाय यूजिंग रेशो टेस्ट। ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि रेशो टेस्ट अप्लाई करना है। तो रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ क्वेश्चन में x इंट्रोड्यूस हो गया। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले जहाँ x आ जाए तो वहां पर हमारा थोड़ा सा लास्ट में आंसर निकालने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। तो देखते हैं किस तरह से आप काम करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में un निकालते हैं। अब un निकालने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो हुआ, तो यहाँ 1 रखा है, 1 को आप लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 0। तो मीनिंग x की पावर जा रही है, आपने भी x लिख लिया। अब पावर क्या जा रही है x की, 0 1 2, तो ये जो पैटर्न फॉलो हुआ वो आपने लिखा दिस इज 0 1 2 अप टू सो ऑन। ये यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 है, तो आप AP के अकॉर्डिंग इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 1, तो ये आ गया आपके पास n माइनस 1। तो यहाँ आपके पास बनता है x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, अब आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म सर्किल करते हैं 1, नेक्स्ट सेकेंड टर्म के फर्स्ट टर्म सर्किल करते हैं 4, नेक्स्ट टर्म लेते हैं 7, और इस पैटर्न को लिख लेते हैं कि ये जो हमारा पैटर्न है वो है 1 4 7, मीनिंग फिर से AP जिसका कॉमन डिफरेंस अब आपके पास है 3। तो a मीनिंग 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 3, तो ये आपके पास रहता है 3n माइनस 2। तो आपने ये टर्म लिख ली 3n माइनस 2। तो जो 1 4 7 बन रहा है उसकी अनदर टर्म बनेगी 3n माइनस 2। अब नेक्स्ट टर्म को मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये है 2, ये जो मिडिल वाली टर्म है, फिर है 5, फिर 8। तो ये वाला पैटर्न भी आपके पास देखिए ये है 2 5 8, फिर से कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 का है। तो यहाँ से अगर आप टर्म निकाल लें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 3, तो यहाँ अगर सिंप्लीफाई करें तो 3n माइनस 1, तो ये नेक्स्ट टर्म आ गई अब आपके पास 3n माइनस 1। अब इसकी लास्ट वाली टर्म पर आए, दिस इज 3 6 9, तो ये पैटर्न अब आपके पास है 3 6 9, इसकी अनदर टर्म निकालें तो ये अब आपके पास बन जाएगी दिस इज 3n। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को देखकर un फॉर्म किया। अब un की हेल्प से आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं un प्लस 1, मतलब इसकी नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी आप n को किससे रिप्लेस करते चले जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा, n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 से।
तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी x रेज टू द पावर n अपॉन दिस इज 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 2 एंड 3n प्लस 3। ये आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई un प्लस 1। अब आप इन दोनों टर्म की हेल्प से रेशो फॉर्म कर रहे हैं और ये रेशो अब आपके पास है un अपॉन un प्लस 1 का रेशो। तो चलिए रेशो फॉर्म कर लेते हैं un अपॉन un प्लस 1। तो क्वेश्चन से इसकी वैल्यू पुट करते हैं x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन दिस इज 3n माइनस 2 3n माइनस 1 एंड 3n। इसे डिवाइड आप कर रहे हैं un प्लस 1 से, तो un प्लस 1 की टर्म है x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय दिस इज 3n प्लस 1 3n प्लस 2 एंड 3n प्लस 3। ये कर लिया आपने डिवाइड। अब आप देखेंगे जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसे कैंसिल करें तो एक x यहाँ रह जाएगा, बाकी और कुछ यहाँ सिंप्लीफाई नहीं होता। तो जो भी आपके पास रेशो बनी इस पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं। तो आपने इस पे लिमिट अप्लाई करी, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। वैल्यू एज इट इज आपने लिख ली, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस इज 3n प्लस 1 3n प्लस 2 एंड 3n प्लस 3 whole divided by this is 3n minus 2 3n minus 3 sorry 3n minus 1 एंड 3n, और जो रिमेनिंग हमें बचा था वो बचा था 1 अपॉन x। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट लिमिट नहीं जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी। तो फिर से हम कॉमन निकालते हैं n, जिस तरह से अभी तक हम काम करते आए हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट ब्रैकेट है मैंने यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट कन्वर्ट हो गया 3 प्लस 1 अपॉन n में। सेकेंड ब्रैकेट है यहाँ से भी n कॉमन लिया तो 3 प्लस 2 अपॉन n में कन्वर्ट कर लिया। थर्ड ब्रैकेट से भी n कॉमन निकाल दिया तो 3 प्लस 3 अपॉन n में कन्वर्ट किया। होल डिवाइडेड बाय फिर से ये जो आपके पास ब्रैकेट है 3n माइनस 2, यहाँ से n कॉमन लिया तो ये 3 माइनस का 2 अपॉन n रह गया। फिर से n कॉमन ले रहे हैं तो 3 माइनस का 1 अपॉन n रह गया और ये रहा 3n। तो आप देखेंगे ये जो सारा n है ये कैंसिल आउट हो गया, दिस n इज कैंसिल आउट। और अब आप इजीली अपनी लिमिट को रिप्लेस कर सकते हैं और आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो देखिए लिमिट पुट करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे 3 आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। फिर सेकेंड ब्रैकेट से आपको मिल जाएगा 3, थर्ड ब्रैकेट से फिर से आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 बाय x। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो लिमिट आ गई 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x में तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1। तो इस तरह की जब आपको प्रॉब्लम लिमिट 1 अपॉन x यहाँ पर मिलती है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपको लिमिट मिली इस रेशो की un अपॉन un प्लस 1 इज 1 अपॉन x। तो यहाँ पर x पर तो तीनों केस पॉसिबल है, तो हम फर्स्ट केस यहाँ पर बनाते हैं इफ जो आपके पास लिमिट आई 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, तब ये आंसर क्या देगी, ये आंसर देगी कन्वर्जेंट। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो, x इज लेस देन 1 जब होगा तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा कन्वर्जेंट। इसी तरीके से हम सेकंड केस इसी लिमिट पर बनाते हैं कि अगर ये जो आपके पास लिमिट मिली if 1 upon x is less than 1, तो इस सीरीज का आंसर रहेगा आपके पास डाइवर्जेंट। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग जब आप x ग्रेटर देन 1 की जो x है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो यही सीरीज आपको आंसर डाइवर्जेंट भी देगी। अब हम इसी में लिमिट में थर्ड केस बना लेते हैं कि अगर ये लिमिट 1 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं यहाँ पर हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसका मीनिंग जब हम कह रहे हैं 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, इसका मीनिंग अगर हम इसमें पूरे सीरीज के अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो रेशियो टेस्ट से इसका आंसर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका मीनिंग टेस्ट फेल है। तो देखिए टेस्ट फेल हुआ एक केस पर कि अगर इस सीरीज में आप x की वैल्यू 1 रख दें, बाकी दोनों में आपको आंसर मिलता है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली कंडीशन कहाँ बनी कि x इक्वल्स टू 1 पर तो टेस्ट फेल हो रहा है। अब क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करें, तो देखिए क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब हम x इक्वल्स टू 1 पुट करने जा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 1, अब आप अपने un को देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने un निकाला है, ये रखा आपके पास un। इस un के अंदर
इस वाले स्टेप से हम क्वेश्चन उठाएंगे जहां हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। तो जैसे ही आप x की वैल्यू इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो un आपके पास कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन ये जो ब्रैकेट्स लिखे हैं दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी un की जब x इक्वल्स टू 1 है। तो चलिए un को कन्वर्ट करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 1 और उसके बाद देखते हैं कि अब हमें कौन सा टेस्ट यहाँ अप्लाई करना होगा। तो यहाँ हमने लिया एट x इक्वल्स टू 1 un इक्वल्स टू un आपके पास आ गया 1 अपॉन दिस इज 3n माइनस 2 3n माइनस 1 इंटू 3n, ये un आपके पास कन्वर्ट हो गया, दिस इज 1 अपॉन। अब यहाँ पर ये un आपके पास है। अब आप ये सोच के चलिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में un प्रोवाइड करा दिया और आपसे कहा जा रहा है कि भाई बताओ ये जो un लिखा है किसी सीरीज का ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और आपसे पूछा जाए कि अब आप इस पे कौन सा अप्लाई करेंगे टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन करना सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इसका आंसर मुझे कंपैरिजन से कर सकते हैं क्योंकि vn निकालना पॉसिबल है। तो यहाँ इसके आगे प्रोसीड करने के लिए मैं कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने जा रही हूँ और कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें ऑक्सिलरी सीरीज बनानी है, मीनिंग वीएन चाहिए। तो न्यूमरेटर देखा वो ऑलरेडी 1 है, डिनोमिनेटर पर आए तो n की हाईएस्ट पावर देखें, तीनों ब्रैकेट की अगर मल्टीप्लाई कर लें तो n की हाईएस्ट पावर बनेगी n क्यूब। तो यहाँ पर आपने जो ऑक्सिलरी सीरीज बनाई वो आपने बनाई समेशन वीएन और ये आपके पास आ गया समेशन 1 अपॉन एन क्यूब। अब इसका रिजल्ट आपको पी सीरीज से ऑलरेडी पता है क्योंकि यहाँ पी की वैल्यू आपके पास है 3, पावर है 3 और ये जो 3 है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मीनिंग आपने जो पी सीरीज बनाई उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी सीरीज का नेचर है वो रहा कन्वर्जेंट। अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन लगाना है, तो कंपैरिजन लगाने के लिए आपको चाहिए लिमिट un अपॉन vn पर। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un ओवर vn, अपनी वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन un की वैल्यू 3n माइनस 2 3n माइनस 1 एंड 3n और 1 अपॉन दिस n क्यूब। फिर से लिमिट निकाल लेते हैं लेकिन ये लिमिट हमें फिर से n कॉमन लेकर ही निकालनी होगी। तो ये आपके पास आ जाता है n क्यूब अपॉन, फर्स्ट फैक्टर से n कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन गया 3 माइनस का 2 अपॉन n, सेकेंड फैक्टर से n कॉमन ले लें तो 3 माइनस का 1 अपॉन n और ये रहा 3n। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा n क्यूब आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और अब आप इसकी लिमिट इजीली लिख सकते हैं। तो अब आपकी इसके लिमिट अगर हम लिखें तो लिमिट का आंसर आपको क्या मिला, लिमिट का आंसर आपको मिलेगा देखिए 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये ब्रैकेट से बचा 3, सेकेंड ब्रैकेट से भी आपको 3 मिलेगा, ये भी 3 मिलेगा, मीनिंग 1 अपॉन 27, ये आपको आंसर मिल जाता है। तो 1 अपॉन 27 कैसा नंबर है, हम यहाँ क्या देखते हैं, हम कर रहे हैं कंपैरिजन। तो ये आपके पास फाइनाइट है, फिक्स्ड है एंड नॉन जीरो है। इसका मीनिंग कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है। तो आपने कहा टेस्ट इज एप्लीकेबल, और अगर टेस्ट एप्लीकेबल है तो अब आप अपने आंसर किसकी हेल्प से बता सकते हैं, आप अपने आंसर बता सकते हैं ऑक्सिलरी सीरीज की हेल्प से। अब ऑक्सिलरी सीरीज आपने क्या बनाई, आपने बनाई है समेशन वीएन, ये आपने ऑक्सिलरी सीरीज इस क्वेश्चन में बनाई 1 अपॉन एन क्यूब इज कन्वर्जेंट। किसकी हेल्प से बताया कन्वर्जेंट, पी सीरीज की हेल्प से। तो अगर ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट है तो समेशन यूएन भी आपके पास कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मीनिंग ये नेचर आप कब टेस्ट कर रहे थे, ये कन्वर्जेंट नेचर किस पर टेस्ट कर रहे थे, आप टेस्ट कर रहे थे x इक्वल्स टू 1 पर। तो हमारा जो ये टेस्टिंग हमने की, ये x इक्वल्स टू 1 पर जो हमने टेस्टिंग की है, ये हमारा आंसर क्या बना, कन्वर्जेंट। तो अब अपने फाइनल आंसर को आप लिखेंगे तो हमारा जो 1 पर हम कह रहे थे कि भाई टेस्ट फेल हो गया, तो 1 पर हमारा आंसर आ गया कन्वर्जेंट। तो अब इसी आंसर को हम यहाँ पर अगर देखें तो x इज लेस देन 1 पर भी कन्वर्जेंट, तो और x इक्वल्स टू 1 पर भी कन्वर्जेंट। तो अपने आंसर को आप दोनों को अटैच करके लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या बन गया कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 पर सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया x लेस देन इक्वल्स टू 1 कन्वर्जेंट, क्योंकि आपने x इक्वल्स टू 1 का रिजल्ट लेस देन 1 में मर्ज कर दिया है।
एंड x ग्रेटर देन 1 पर आपका आंसर क्या हुआ, डाइवर्जेंट। तो आप जब भी आप x पर काम कर रहे हैं तो आपके पास अगर लिमिट इन टर्म्स ऑफ x है तो आप तीनों केस पर काम करेंगे। अब इसी तरीके से आई थिंक आपको ये डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ काम कैसे किया है। इसी के हमने यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसका आंसर भी यहाँ पर है कि टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। आंसर यहाँ पर है। तो आई थिंक अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करें, और ये क्वेश्चन भी इन टर्म्स ऑफ एक्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे राबीज टेस्ट, और वहाँ हम देखेंगे कि हम काम कैसे कर रहे हैं, और ये सीरीज़ का ये लास्ट टेस्ट है। इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो राबीज टेस्ट आप वहीं अप्लाई करोगे जहाँ रेशो टेस्ट फेल हो रहा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में राबीज टेस्ट लेंगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अब हम नेक्स्ट टेस्ट लेने जा रहे हैं, और ये टेस्ट है हमारा राबीज टेस्ट। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट पढ़ा, जिसमें आपको बताया कि अगर टेस्ट फेल हो जाए तब आप राबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज राबीज टेस्ट आप अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन के आंसर्स आपको डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट से मिल जाएंगे। तो देखिए राबीज टेस्ट में हम काम कैसे करते हैं। तो राबीज टेस्ट में हम नेक्स्ट लेते हैं कि ये भी हमारा पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए टेस्ट है, और रेशो टेस्ट फेल होने पर ये आप अप्लाई करते हैं। देखिए काम कैसे करेंगे आप इसमें। आप इससे पहले, इसे बताने से पहले हम रेशो टेस्ट पर आते हैं। तो रेशो टेस्ट के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि आप वहाँ पर एक रेशो फॉर्म करते हैं UN अपॉन UN प्लस 1। ये आप ऑलरेडी रेशो टेस्ट में कर चुके होंगे, इतना काम UN ओवर UN प्लस 1। अब जब आप ये टेस्ट फेल हो रहा है, और ये टेस्ट फेल कब हो रहा था, जब इसकी लिमिट जो आपने ली, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लिमिट अगर आपको 1 मिल गई तब आप कह रहे थे कि ये टेस्ट फेल है। अब इस टेस्ट के फेल होने पर हमने राबीज टेस्ट अप्लाई किया। तो हम देखिए ऑलरेडी इतना काम तो पहले से कर चुके होंगे रेशो टेस्ट के अंदर, ऑलरेडी ये काम हमने पहले परफॉर्म कर लिया। अब हमें क्योंकि टेस्ट फेल हो गया, जाना है राबीज टेस्ट पे, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में काम करेंगे कि UN अपॉन UN प्लस 1 जो हम ऑलरेडी रेशो टेस्ट में निकाल चुके हैं, वहां पर हम -1 कर इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। मीनिंग इसका LCM ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। अब जो भी आपको आंसर मिलेगा, आप नेक्स्ट स्टेप में उस आंसर में n से मल्टीप्लाई कर लेना, UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1। तो पहले स्टेप में तो आप इतना पार्ट फाइंड आउट करो, दिस इज स्टेप नंबर 1 राबीज टेस्ट के लिए। जो एक्सप्रेशन आए उसके अंदर n से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो भी आपके पास बना उसमें लिमिट आप अप्लाई कर दो। तो यही लिखा है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1। अब इसकी कुछ ना कुछ लिमिट आएगी, जिस लिमिट को हमने लेट किया है k। अब हमारे आंसर इस लिमिट पर डिपेंड है। तो आंसर्स वही है जो हमने रेशो टेस्ट में पढ़े, कि अगर ये लिमिट आपको ग्रेटर देन 1 मिल जाए तो आपका आंसर कन्वर्जेंट, और अगर ये लिमिट आपको लेस देन 1 मिल जाए तो डाइवर्जेंट, और अगर यहाँ पर भी ये लिमिट 1 आ जाए देन टेस्ट फेल। तो बस इतना सा काम करना है। रेशियो टेस्ट में जो काम कर चुके हैं उसी काम को आगे बढ़ाना है। तो बस इतना याद रखें, पहले स्टेप में UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 सिंप्लीफाई करें, और नेक्स्ट स्टेप में जो ये आंसर बना स्टेप 1 का, उसमें n से मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज स्टेप नंबर 2, और देन लिमिट अप्लाई कर लें। तो चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको ये मेथड और क्लियर होगा। टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब हम जब यहाँ इस सीरीज पे काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले हम x की पावर में देखें, x की पावर 1 2 3। नेक्स्ट एक पैटर्न देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 है, नेक्स्ट टर्म में 1 में अब 3 भी मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट टर्म पर जब आप गए तो 1 इंटू 3 तो है ही प्रीवियस टर्म का, इसमें एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो गया 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे देखिए सीरीज तो 1 से स्टार्ट है, तो 1 3 5 तो आपको प्रीवियस टर्म का ही मिला। अब नेक्स्ट टर्म में यहाँ एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 एंड डिवाइडेड बाय। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो इस टर्म में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, जब आप नेक्स्ट टर्म में गए तो 2 में 4 मल्टीप्लाई हो गया,
जब आप नेक्स्ट टर्म में गए तो 2 into 4 जो प्रीवियस टर्म का था वो तो एज इट इज यहाँ आया, इसमें एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो गया 6। अगर हम नेक्स्ट टर्म में जाएं तो इस प्रीवियस टर्म का 2 4 6 एज इट इज रहेगा, ये आगे तक प्रोसीड होगा और इसमें एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। इसी तरह अगर हम x की पावर लें तो यहाँ x की पावर आ जाएगी 4। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक सीरीज तो बन रही है 1 3 5 7, एक सीरीज बन रही है 2 4 6 8, और जब हम नेक्स्ट टर्म में जा रहे हैं तो प्रीवियस सीरीज कंप्लीटली आ रही है और उसमें एक नेक्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है अप टू सो ऑन। तो जब हम इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इस वन का कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए जब हम यहाँ इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं तो हम पहले लिख रहे हैं लीविंग फर्स्ट टर्म, क्योंकि इससे पहले भी बताया है कि अगर हम किसी सीरीज में कुछ टर्म्स का एडिशन कर दें या कुछ टर्म्स सीरीज से डिलीट कर दें तो उसका इफेक्ट हमारे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर नहीं आता। सो लीविंग फर्स्ट टर्म को छोड़ते हुए हम यहाँ इसका पैटर्न लिखते हैं, दिस इज यू एन। अब सबसे पहले हम x की बात करते हैं, तो सेकेंड टर्म से पैटर्न ले रहे हैं तो x की पावर 1, देन 2 3 4, 1 2 3 4, तो पैटर्न को हमने लिख लिया, दिस इज 1 2 3 4 का पैटर्न है। तो ये आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1, तो वैल्यू आ गई n, सो x रेज टू द पावर n। अब आते हैं, हमारे पास एक सीरीज फॉलो हो रही है 1 3 5 7, तो ये सीरीज जब भी आप कोई टर्म लिख रहे हैं तो हमेशा हर टर्म की स्टार्टिंग 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक जाएगा, nth में हमने देखना है। तो 1 3 5 7 का nth अगर आप देखें तो इनका कॉमन डिफरेंस आपके पास है d इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, तो ये सीरीज आपके पास जाएगी 2n माइनस 1 तक डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर के अंदर जो सीरीज है देखिए, पहले टर्म में 2 है, फिर 2 into 4 आया, फिर 2 4 6 आया, फिर 2 4 6 8 आया, नेक्स्ट टर्म में जाए 2 4 6 8 10 होगा, तो सीरीज की स्टार्टिंग 2 से हो रही है, 2 4 6 8, और nth टर्म में ये कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए फिर से पैटर्न फॉलो करके निकाल लेते हैं, 2 4 6 8, a is 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2, तो ये आपके पास जाएगा 2n तक, तो आपने इसके नए टर्म में लिख लिया कि भाई ये 2n तक जाएगा, इसे देखकर आपने 2n लिखा। अब आते हैं, इसकी नेक्स्ट टर्म चाहिए un प्लस 1, तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास बन जाएगा x की पावर n प्लस 1। तो जब हम नेक्स्ट टर्म में जा रहे हैं, मान लीजिए इस टर्म पर मैं हूँ, मैं आपसे कहूँ इससे नेक्स्ट टर्म पर पहुंचो, तो नेक्स्ट टर्म पे पहुंचोगे तो आप कहोगे फिर से 1 3 5 7 तो आएगा ही आएगा, इसमें 9 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि un से अगली टर्म पर जाइए, तो 1 3 5 7 तो ये पूरी सीरीज आएगी ही आएगी, तो 1 3 5 7 हमने पूरा लिख लिया अप टू 2n माइनस 1 तक, और इसमें एक फैक्टर और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सब में दो दो का डिफरेंस है, तो 2n माइनस 1 में अगर मैं प्लस 2 ऐड कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 2n प्लस 1, इसमें ये नेक्स्ट फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी, तो अगर मैं कहूँ इससे नेक्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 4 6 8 10 होगा, तो सीरीज की स्टार्टिंग क्या हुई, तो इसी तरह un में आप 2 4 6 8 अप टू 2n तक तो आ चुके हैं, तो नेक्स्ट टर्म में जाएंगे ये तो रहेगा ही रहेगा, 2 4 6 8 अप टू 2n तो रहेगा, इसमें नेक्स्ट फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 2, ये आपके पास आ गया un प्लस 1। तो चलिए अब इसका रेशो बनाते हैं, un अपॉन un प्लस 1 का रेशो, तो दोनों टर्म को हमने डिवाइड किया, दिस इज un अपॉन un प्लस 1, और ये अब आपके पास आ जाता है 1 3 5 7 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 4 6 अप टू 2n, और यहाँ पर है आपके पास x की पावर n। इस टर्म को आप डिवाइड कर रहे हैं un प्लस 1 से, तो un प्लस 1 की टर्म लिख लेते हैं 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड कर रहे हैं इसे, तो ये आपके पास सीरीज 2 4 6, दिस इज 2n एंड 2n प्लस 2, और यहाँ पर ये आपके पास आ गया x की पावर n प्लस 1। तो आप देखेंगे x की पावर n से ये x की पावर n कैंसिल होके एक x बचेगा, और दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पूरी पूरी सीरीज कंप्लीटली कैंसिल हो रही है, ये है 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 से 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, इसी तरह 2 4 6 अप टू 2n से लेकर 2 4 6 अप टू 2n तक ये कैंसिल आउट हो गई।
अब जो रिमेनिंग टर्म बची, न्यूमरेटर देख लेते हैं। रिमेनिंग टर्म में आपके पास मिलता है 2n+2, डिनोमिनेटर में 2n+1 और एक आपको मिल गया 1/x। ये आपने फॉर्म कर लिया un/un+1। अब आपके पास जो सिंप्लीफाई करके आया उस पर हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1। तो जैसे ही आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर जो मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा। तो देखिए ये आपने लिखा 2n+2/2n+1 इंटू 1/x। n कॉमन लेते हुए आपने इस पे लिमिट अप्लाई करी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n आपने कॉमन लिया 2+2/n और इसी तरीके से आपने यहाँ से भी n कॉमन लिया तो ये बचा 2+1/n इंटू 1/x। आप देखेंगे n से n ये कैंसिल हो गया और ये जो लिमिट बची 2/2 1/x, ये लिमिट आ गई 1/x। ये आपको लिमिट मिल जाती है इसकी 1/x। अब इस तरह के क्वेश्चंस हमने रेशो टेस्ट में भी किए थे जहां हमें लिमिट x के फॉर्म में मिल रही थी। तो हमने वहां पे कहा था कि हमारे आंसर अगर x के फॉर्म में है तो हमें तीनों केस लेने हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि अगर जो हमारे पास ये लिमिट है 1/x, अगर ये लेस देन 1 है तब आप अपना आंसर कहते हैं दिस इज डाइवर्जेंट। तो अगर ये लेस देन 1 है तो आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग x ग्रेटर देन 1, आपका आंसर डाइवर्जेंट। सेकेंड केस हम बना लेते हैं कि अगर ये लिमिट 1/x आपको ग्रेटर देन बनती है तब आपका आंसर ये बनेगा कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग आपके पास x लेस देन अगर 1 है तब आप अपना आंसर दे रहे हैं कन्वर्जेंट। और थर्ड केस अगर हम बनाएं कि अगर इस लिमिट की वैल्यू आपके पास 1 है तब आप कहते हैं टेस्ट फेल। तो हमने ये टेस्ट फेल ये दिखाया। तो चलिए जब ये टेस्ट फेल हुआ, ये किस पर हुआ, x=1 पर आपके पास आया टेस्ट फेल। अब देखिए क्योंकि हम टेस्ट हमारा फेल हुआ x=1 पर, तो हम सबसे पहले अपने un पर जाते हैं और x=1 रखकर देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हम यहाँ पर un पर है, इस un के अंदर मैं x अगर 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1357 अप टू 2n-1 अपॉन 2468 अप टू 2n। अब इस केस पर जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मुझे एक ऐसी टर्म मिल रही थी जहां मैं कंपैरिजन कर पा रही थी, vn निकाल पा रही थी, लेकिन मैं यहाँ से vn सीरीज नहीं बना पाऊंगी। इसलिए हम यहाँ पर क्योंकि रेशो टेस्ट फेल हुआ है तो अब हम x=1 पर राबेस टेस्ट लगाने जा रहे हैं। तो x=1 पर हम यहाँ लेते हैं राबीज टेस्ट और राबीज टेस्ट में जैसे अभी आपको सिखाया कि स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं x=1 पर। अब आप un/un+1 तो रेशो टेस्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें यहाँ जो x है इसके प्लेस पे 1 रख लें तो आपको मिल जाएगा 2n+2/2n+1, ये वैल्यू मिल गई। अब राबीज टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, un/un+1 -1 और n से मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले un/un+1 -1 फॉर्म करेंगे। तो हमने 2n+2/2n+1 -1 इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका आपने एलसीएम ले लिया 2n+1, ये आपके पास आ गया 2n+2 माइनस का 2n माइनस का 1, 2n से 2n कैंसिल हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है 1/2n+1। अब जो भी आंसर आपका आया उसमें आप n से मल्टीप्लाई कर दो तो n un/un+1 और माइनस का 1। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया n/2n+1। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है इस पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू un/un+1 माइनस का 1। तो जैसे ही आप इस पे लिमिट लगाओगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आपने लिया और ये है n/2n+1। अब लिमिट इसमें कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से n कॉमन लेते हुए आप लिमिट लेंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n आपने ये कॉमन लिया, दिस इज 2+1/n, n से n कैंसिल हो गया तो ये जो लिमिट है ये लिमिट आपको मिल गई 1/2। अब ये जो 1/2 है ये लिमिट आपको लेस देन 1 मिली। तो अगर ये लेस देन 1 है तो अगर लिमिट लेस देन 1 है तो इसका मीनिंग आपको आंसर क्या मिला, डाइवर्जेंट। तो x=1 पर ये आपको मिला लेस देन 1, सो x=1 पर जो आपका आंसर है वो है डाइवर्जेंट।
तो अब अपने आंसर को बस आप कंबाइंड कर लें, और आप जैसे अभी आप देख रहे थे इससे पहले आंसर आपके पास क्या था, वहीं पर आपको आंसर दिखाती हूँ। तो x इक्वल्स टू 1 पर भी आंसर डाइवर्जेंट, तो यहीं पर हमने आंसर ले लिया कि हमने 1 पर चेक किया और 1 पर भी हमें आंसर क्या मिला, डाइवर्जेंट। और अगर ये आंसर डाइवर्जेंट मिला तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर आंसर डाइवर्जेंट, ये फाइनल आंसर। और x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 पर आपकी सीरीज का नेचर क्या रहा, कन्वर्जेंट। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए जो आपने x इक्वल्स टू 1 पर चेक किया वो राबीज टेस्ट के अकॉर्डिंग किया, तो राबीज टेस्ट लगाना बहुत सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ एक मैंने और क्वेश्चन डाला है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये टेस्ट सीरीज, और इसका आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो यहाँ टर्म्स हैं, इन टर्म का पैटर्न आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, बट मैं यहाँ पर इसका पैटर्न आपको एक बार बता रही हूँ जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अगर हम इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करें तो हम सबसे पहले कुछ टर्म्स देखेंगे ध्यान से। ये टर्म्स है हमारी, जिसपे मैं एरो लगा रही हूँ, दिस, ये टर्म्स देखेंगे। एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर 5 अपॉन 5, एक्स की पावर 7 अपॉन 7, ये एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है। फर्स्ट टर्म में, अभी हम फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये एक्स की पावर 3 अपॉन 3, एक्स की पावर 5 अपॉन 5, एक्स की पावर 7 अपॉन 7, नेक्स्ट आ जाएगा एक्स की पावर 9 अपॉन 9, ये एक पैटर्न चल रहा है। दूसरा पैटर्न आप देखें, सेकेंड टर्म से देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म है 1, जब आप 1 से आगे नेक्स्ट टर्म पर गए तो 1 तो ऑलरेडी है, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया। अब जब आप इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो 1 इंटू 3 तो रहेगा, 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो एक सीरीज चली 1 3 5 7। इसी तरीके से हम सेकेंड टर्म में देखें 2, जब हम इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर गए 2 तो है लेकिन 2 में 4 मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट टर्म पर जाएंगे तो 2 4 6, नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे 2 4 6 8, ये पैटर्न है। तो आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट टर्म का रोल नहीं आएगा। एक तो आप यहाँ पर लीव कर रहे हैं, क्वेश्चन आप खुद करेंगे, लीव कर रहे हैं फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म जैसे ही लीव करेंगे अब आप, तो देखिए un लिखेंगे और सबसे पहले हम x की पावर में लिखेंगे कि x की पावर में क्या पैटर्न फॉलो हुआ। तो जो पैटर्न फॉलो हुआ वो है 3 5 7, ये रहा आपके पास पैटर्न 3 5 7, जिसकी nth टर्म आ गई 2n प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो ऊपर पावर है सेम वही यहाँ रखा है, दिस इज 2n प्लस 1। अब इससे पहले एक सीरीज फॉलो हो रही है, तो जितनी भी टर्म्स आपके पास स्टार्ट हो रही हैं वो 1 से स्टार्ट है, तो एक पैटर्न चल रहा है 1 3 5। अब ये जाएगा कहाँ तक, तो 1 3 5 का भी आपने nth निकाल लिया, ये आपको मिल गया 2n माइनस 1। डिनोमिनेटर में आपके पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 2, नेक्स्ट टर्म में फिर 2 इंटू 4, फिर 2 4 6, देन 2 4 6 8, तो जितनी भी सीरीज स्टार्ट है वो 2 से है, नेक्स्ट टर्म 4 6 8, अब 2 कहाँ तक जाएगा, इसका भी आपने nth निकाल लिया, ये nth आपके पास आ गया 2n। तो इस तरीके से आप इसका निकालेंगे un, और अब आप इजीली इसकी हेल्प से un प्लस 1 लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो इसका आंसर चेक करिएगा। आंसर मैं इसका बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 पर कन्वर्जेंट, और नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 पर इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा डाइवर्जेंट। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करें, और बहुत इजी है राबीज टेस्ट अप्लाई करना, तो आई थिंक आपको राबीज टेस्ट कैसे अप्लाई करना है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।